जय हिंद, नमस्कार। चक्रव्यूह में आप सबका स्वागत है। हमने कई वीडियो एंशिएंट हिस्ट्री पर बनाई है और प्रागैतिहासिक काल से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से लेके वैदिक सभ्यता और ये सब वीडियो के क्रम में आज मैं महाजनपदों की बात करता हूँ। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है भारत में। जनपद और महाजनपदों का उल्लेख, जनपद का उल्लेख तो अभी भी ये प्रक्रिया प्रणाली हमारे यहाँ चलती है, लेकिन महाजनपद का उल्लेख एंशिएंट हिस्ट्री में आया है। और कुछ ऐसे बड़े राज्य थे जिन्हें साम्राज्य कह सकते हैं या बड़े राजा कह सकते हैं, बड़े राज्य थे। उनका जो राज्य था वो महाजनपद के रूप में याद किया जाता है। आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो देखें। मैं इस ऐतिहासिक उस समय की जो व्यवस्था थी उसके बारे में आज विशेष रूप से नजर डाल रहा हूं। प्राचीन भारत के इतिहास में 6ठी शताब्दी और उसके आगे पीछे का जो कार्यकाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की बात मैं कर रहा हूं, एक महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना गया है। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो नई सभ्यता विकसित हुई, जिसे आप आर्यन सभ्यता कह सकते हैं या महाकाव्यकालीन, जो हमने एक वीडियो बना के दिया है, जो महाजनपदीय सभ्यता थी, उसमें बहुत विकास हुआ। और इस काल में खास तौर से जो राज्य थे, राज्यों का काफी विकास हुआ। लोहे का भी काफी प्रयोग बढ़ गया था, सिक्कों का विकास हुआ, मुद्रा का प्रचलन जो है इस काल में पूरी तरह से दिखाई देता है। और सिंधु सभ्यता के बाद जो नगरीकरण की प्रक्रिया थी, वो प्रक्रिया विधिवत बहुत अच्छे स्वरूप में दिखाई देती है। उसमें चाहे राजमहल हो, दुर्ग निर्माण हो, बहुत प्रकार की चीज देखने को मिलती है। और इसी कालखंड में बौद्ध, जैन जैसे कुछ संप्रदाय भी, विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय और विचारधारा और दर्शन थे, उनका भी विकास हुआ है। बौद्ध और जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अब मैं बताता हूं जनपद क्या था। जनपद शब्द का जो अर्थ है वो है भूखंड, ऐसा क्षेत्र जहां जन अथवा लोग अपने पांव रखते हो। जनपद, लोगों के पैर, अर्थात वहां बड़ी संख्या में लोग बस गए हों, उसको जनपद कहा गया है। हालांकि इस शब्द का प्रयोग संस्कृत में और प्राकृत भाषा में दोनों में मिलता है, पुरानी भाषाओं में मिलता है, और महाजनपद के नाम से उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। राजनीतिक भौगोलिक इकाइयों के तौर पर मुख्य रूप से महाजनपदों को देखा जाता रहा है। महाजनपद दो प्रकार के होते थे। पहला महाजनपद, जिसमें सरकार के स्वरूप के आधार पर जो दो वर्गीकृत किया गया है, उसमें पहला है राजशाही महाजनपद, अर्थात जो मोनार्कियल जो सिस्टम पर आधारित था। दूसरा गणतांत्रिक महाजनपद हुआ करता था। थोड़ा सा मैं प्रकाश डालता हूं। राजशाही महाजनपदों में जो राजा होता था वो वंशानुगत तरीके से होता था, अर्थात राजा का लड़का राजा होता था, राजा का लड़का उसका लड़का फिर राजा होता था, और ये बड़े पुत्र को ये अधिकार जो है एक शाश्वत अधिकार था। या कोई उस समय का छोटा राजा भी था तो उसका लड़का होता था, ये प्रचलन था उनके यहाँ। और ये भी प्रचलन था कि ऐसे राजा वहाँ ब्राह्मणों को और वैदिक रीति रिवाज को, कर्मकांड को, यज्ञ आदि को काफी महत्व देते थे। कौशल की बात करें या काशी की बात करें, मगध की बात करें, मथुरा, कुरु, पांचाल, इन सब की महाजनपदों की बात करें, सभी में राजतंत्री व्यवस्था का पालन होता दिखाई देता है। जहां तक गणतांत्रिक महाजनपद का सवाल है, जिसे आप रिपब्लिकन सिस्टम कह सकते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम कह सकते हैं, ये एक प्रकार का गणतांत्रिक या कुलीन महाजनपदों में राजा या राजाओं के समूह से कोई एक राजा चुना जाता था। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि राजा का लड़का ही राजा होगा, राजा बाकायदा चुना जाता था। कई बार कई राजा मिलकर एक बड़े राजा का चुनाव करते थे। जिस राजा में
क्षमता ज्यादा होती थी, लड़ने की क्षमता होती थी, लोगों को सहयोग की क्षमता होती थी, ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। और इसको चुनने के लिए एक सभा आयोजित होती थी। इसके लिए परिषद भी बनाई गई थी। परिषद की मदद से राजा चुनाव होता था और राजा परिषद की मदद से ही राजपाट का संचालन भी करता था। उसमें छोटे छोटे राज्यों या तालुकों के लोक प्रतिनिधि होते थे। गणतांत्रिक महाजनपदों में ब्राह्मणों और वैदिक कर्मकांडों और यज्ञों आदि का उतना महत्व नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसमें संभवतः जो इतिहास में दर्ज है, जैसे बिज्जी लोगों का मामला आया है या लिच्छवी लोगों का मामला आया है, हिमालय के तराई के जो वो थे, ये पशुपालन वाले लोग थे, पशुपालन करते थे। अर्थात ये कोई बड़े राजा नहीं थे, या वहां का ऐसा वातावरण था कि वो अपने सामाजिक व्यवस्था के संचालन के लिए राजतंत्रीय तर्ज पर एक डेमोक्रेटिक सिस्टम उन्होंने बना रखा था। मैं बात करूं महाजनपद की विशेषता की, इन महाजनपदों की विशेषता क्या थी? तो पहली विशेषता ये थी कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के बीच बहुत सह अस्तित्व का भाव होता था। ये नहीं था जो आजकल है कि शहर की व्यवस्था अलग, गांव की व्यवस्था। वहां शहर नगर शहर से थोड़ा विकसित होते थे, बहुत ज्यादा विकसित नहीं होते थे, लेकिन थोड़ा बहुत विकसित होते थे। अर्थात व्यापार वगैरह का केंद्र नगरों में होता था। इन महाजनपदों की विशेषता यह भी थी कि यह उत्तर वैदिक काल का वो समय था जब भारत में सिंधु सभ्यता के बाद पुनः नगरीकरण हुआ था, और सभी जो महाजनपद थे वो आज के उत्तरी अफगानिस्तान से लेकर पूर्वी बिहार तक, अर्थात नॉर्थ इंडिया का जो ये क्षेत्र है, अफगानिस्तान तक का, जो यहाँ ज्यादातर जनपदों का विकास हुआ था, क्योंकि ये पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र था। गंगा और यमुना और तमाम सहायक नदियां, सिंधु नदी और बहुत प्रकार की जो नदियां थी, इनके कारण ये क्षेत्र एक प्रकार से उपजाऊ और विकसित क्षेत्र माना जाता था। यहाँ पर खेती बाड़ी करना उस समय यही उद्योग था, आसान था। और कुछ हद तक दक्षिण भारत में गोदावरी के आसपास के क्षेत्रों में भी जनपदों का विकास हुआ था, अर्थात नदियों के बेसिन में ये जनपदों का ज्यादा विकास हुआ था। बाद में महाजनपदों में जो मगध महाजनपद था, उसने इन सभी महाजनपदों को एक प्रकार से परास्त करके, चूंकि शक्तिशाली था वो, तो और शक्तिशाली होता चला गया, और उसे भारत का प्रथम साम्राज्य भी कहीं कहीं उल्लेख किया है इतिहासकारों ने। बौद्ध ग्रंथों में भारत को, उस समय के भारत को 5 भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरापथ, ये पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर भाग, जो कंधार से लेकर कश्मीर तक का ये जो भाग है। दूसरा भाग था मध्य प्रदेश का, यानी मध्य भारत का, जहां मध्य प्रदेश है। तीसरा भाग जिसे प्राची कहा गया, पूर्वी भाग, अर्थात पूर्वोत्तर जो भारत है उसको। चौथा है दक्षिणापथ, अर्थात दक्षिण भारत, गोदावरी और उसके आसपास का या उसके पीछे का जो इलाका है। और पांचवा है अप्रांत, जिसे कहा गया, जो पश्चिमी भाग था, राजस्थान और बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है, इसको अप्रांत कहा गया। मैं 16 जनपदों का नाम का उल्लेख करता हूं, यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन ग्रंथों में एक समान नहीं है, किसी में थोड़ा बहुत फेरबदल है, लेकिन थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जैन साहित्य में भी, बौद्ध साहित्य में भी, सनातन के तमाम साहित्य में भी इसकी पुष्टि मिलती है कि 16 जनपद होते थे। 16 जनपदों में काशी था, कौशल था, अंग था, मगध था, वज्जी थे, मल्ल थे, चेदी थे, वत्स थे, कुरु थे, पांचाल थे, मत्स्य थे, जिन्हें मक्ष भी कहा गया कहीं कहीं, सूरसेन थे, अस्मक थे, अवंती थी, गांधार और कंबोज थे। ये 16 महाजनपद थे। इन जनपदों का मैं संक्षिप्त विवरण भी बता देता हूं। पहले मैं बात करता हूं अवंती का। अवंती जो है ये मध्य प्रदेश के आधुनिक जो मालवा का क्षेत्र है, जिसे अलाउदल आलखंड में माड़ोगढ़ कहा गया है, मालवा के क्षेत्र को अवंती कहा जाता था, अर्थात इसकी राजधानी उज्जैन हुआ करती, जिसे उज्जैनी कहा जाता था। विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं इसको 2 भागों में बांट देती थी।
उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी थी वो माहिष्मती थी। आपने बाहुबली फिल्म देखी होगी, उसमें माहिष्मती का जिक्र है। आधुनिक जो आजकल माहेश्वर जगह है वहां कहते वही माहिष्मती थी। ये दोनों राजधानियां उत्तर भारत के एक और एक दक्षिण भारत के एक और थी, दक्कन के आसपास, दक्कन और पश्चिमी समुद्री तट के बंदरगाहों को जोड़ने का भी काम करती थी। व्यापारिक मार्ग पर स्थित होने के कारण ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी राजधानियां। प्राचीन काल में कहा जाता है कि यहाँ है वंश का शासन था। है वंश राजा बिंबिसार और अजातशत्रु का नाम आया है, कहते हैं उनका भी शासन था। और राजा प्रद्योत का नाम आया है, प्रद्योत यहाँ के सबसे प्रतापी राजाओं में उनका भी नाम आता है। अब मैं बात करता हूँ अस्मक का, जिसे अशक भी कहा लिखा गया है कि अस्मक शब्द है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है और मार्कंडेय पुराण है, बृहत संहिता है, कई यूनानी साहित्यकारों के जो लिटरेचर हैं उसमें अस्मक का राज उत्तर पश्चिमी भारत में बताया जाता है। जबकि बौद्ध धर्म के अनुसार ये नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित बताया गया है। उस समय यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद माना जाता था। इस प्रदेश की राजधानी पोटन, जिसे आजकल बोधन कहा जाता था, पोटन हुआ करती थी, पोटन के रूप में चिन्हित थी। और इस राज्य के राजा, ऐसा इतिहास में कहा गया है कि इक्ष्वाक वंश के थे। इक्ष्वाक वंश वही जो भगवान राम का वंश है, जो कौशल राज्य के राजा हुआ करते थे, इक्ष्वाक वंश के थे। और अवंती के साथ यानी उज्जैन वालों के साथ इनका निरंतर संघर्ष भी चलता रहता था, जो वर्तमान मालवा है। और कहा जाता है कि बाद में अंततः इस राज्य का जो है अवंती में विलय हो गए थे, अवंती ने इस पर कब्जा कर लिया था। अब मैं बात करता हूं अंग देश की। यह मगध के पूरब में बिहार का जो वर्तमान का मुंगेर और भागलपुर जिला है, ये उसके आसपास बताया जाता है कि स्थित था। ये चंपा नदी, आज उसको चंदा नदी कहते हैं, ये चंपा नदी द्वारा मगध से अलग होता था। यानी मगध और अंग के बीच चंपा नदी बहती थी, जो दोनों सीमाओं को अलग करती थी। इसकी राजधानी का नाम भी चंपा था, जिसे पहले मालिनी के नाम से भी जाना जाता था। चंपा उस समय भारत के सबसे प्रसिद्ध महानगरों में आती थी और अंग का मगध के साथ हमेशा संघर्ष रहता था। ये मगध का एक प्रकार से पड़ोसी राज्य हुआ करता था। और बाद में कहा जाता है कि मगध ने इस राज्य को पराजित करके अपने राज्य में मिला लिया था। महाभारत में आपने देखा होगा कि जो कर्ण का नाम आता है, जब कर्ण जो है दुर्योधन से मित्रता हुई थी, दुर्योधन ने कर्ण को अंग देश दे दिया था, राजा बना दिया था, ताकि वह राजाओं की सभा में समान रूप से बैठ सके, उसे सूत पुत्र न कहा जाए, न माना जाए। तो अंग देश का राजा कर्ण भी रहा है। दीर्घ निकाय के अनुसार एक रचना है दीर्घ निकाय, उसके अनुसार महागोविंद ने जो लिखा है कि इस नगर के निर्माण की योजना महागोविंद ने बनाई थी और बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित करके इस राज्य को मगध में समाहित कर लिया था। तत्पश्चात अजातशत्रु जो बिंबिसार के लड़के थे, उनको अंग देश का एक प्रकार से उपराजा नियुक्त कर दिया था। अब मैं चौथा बात करता हूं कंबोज की। ये गांधार कश्मीर के उत्तर में जो आजकल पामीर का पठार है, वहां का जो राजौड़ी और हाजड़ा का इलाका है, जिसे हाटक या राजापुर के नाम से भी पहले जाना जाता था, इसकी राजधानी वहां पर स्थित था। वर्तमान में ये भारत के बाहर है, ये भारत की सीमा के बाहर है। चंद्रवर्धन और सुदाक्षिणा इसके सबसे प्रसिद्ध शासकों में नाम आता है। देखिए, महाजनपदों में आज मैंने सिर्फ 4 महाजनपद का उल्लेख किया है, बहुत लंबा है, 16 महाजनपद हैं। मैं इसकी एक सीरीज बना करके डिटेल में इसी तरह बताऊंगा और बाकी का एक नए वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारी टीम को प्रोत्साहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।